लेक्चर नंबर 993। ओके जी, क्वेश्चन बैंक का तीसरा सवाल निकालें IFRS 15 का। पहले वो खत्म कर दें जो सवाल शुरू किया था। वो किस पेज के ऊपर है? चचा ने चची को, हाँ जी 95। साथ वाले के साथ रह रहे कि आपने क्या चीजें सीखी हैं, आज जरा मेरे से शेयर करें। सब्र, सुस्ती, देर से उठना, साबित कदमी। आपको बहुत ही कोई कमाल दोस्त है, पता नहीं कौन है। पेज नंबर 95। ये सखावत दूसरों में ढूंढनी होती। अच्छा, Nazir Engineering Limited entered into a contract for provision of services over a period of 2 years. So customer will simultaneously receive and consume the service. Therefore, this is a performance obligation which is satisfied over time. So whenever a performance obligation is satisfied over time, the revenue will also be recorded over time. And if the revenue is recorded over time, so we must record it on a reasonable basis. Straight line भी हो सकती हैं, percentage of completion cost की बेस पे भी निकल सकती है, तो किसी reasonable बेस पे revenue record होना चाहिए। सेल प्राइस है 25 मिलियन एंड NEL had initially expected to earn a profit of 5, यानी कॉस्ट कितने की होगी? 20। तो बताएं कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में कॉस्ट कितनी के अंदाजा था? 20 और सेल कितनी है? 25। However, the contract had not progressed and in the first year cost of 12 million were incurred. However, management are not sure of the ultimate outcome but believes that at least cost would be recovered from customer. वो छोड़ें, मैनेजमेंट को ये पता नहीं है कि अल्टीमेट आउटकम क्या होगी। आप मुझे बताएं, व्हाट इज कॉस्ट इनकर्ड इन ओवर ईयर? व्हाट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट? एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट 8, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं है 8। मुझे बताएं, कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट के ऊपर मेरा क्या अंदाजा था? रेवेन्यू कितने? 25 और कॉस्ट, रेवेन्यू 25 और कॉस्ट 20। ईयर एंड के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर हो गई? 12। आपको देखने में रिमेनिंग कितनी लग रही है? 8, लेकिन नहीं ना, सवाल कह रहे रिमेनिंग 8 नहीं है। बताएं सवाल क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। अब मैं क्या करूं? मैनेजमेंट को पता ही नहीं अल्टीमेट आउटकम क्या होनी है, मैं क्या करूं? अब मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकाल सकता। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ना निकालें, वो मैनेजमेंट का आउटकम का पता ही नहीं। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप कहेंगे 2 साल, यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड बाय 2। सवाल देखिए ना, लेके कहां जाना चाह रहा है। सवाल कह रहे हैं मैनेजमेंट को पता नहीं चल रहा। वो जो सवाल था ना, उस सवाल में लिखा हुआ था कुशान वाले में कि मैनेजमेंट ने इतना खर्चा कर लिया और मैनेजमेंट का अंदाजा बिल्डिंग बनाने पे इतना खर्चा टोटल होगा। ठीक है, तो क्या इस सवाल, अच्छा ये जो सवाल था टेस्ट वाला, इसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं था। ऐसा सवाल दिखाने लगे हैं जो मेरे बड़ों ने भी कभी नहीं पढ़ा। अच्छा सॉरी, तो इस सवाल में क्या था जो क्लास में दिया था? हमारा इनिशियल एस्टीमेट था कॉस्ट का 30 मिलियन। इनिशियल एस्टीमेट था कॉस्ट का 30 मिलियन, लेकिन ईयर एंड के ऊपर उसमें से 18 हो गई थी और 15 और होनी थी। तो फिर मैंने 30 मिलियन को सोल्यूशन बनाते हुए इग्नोर कर दिया। मैंने परसेंटेज कैसे निकाल लिया इसके सोल्यूशन में? जिन्होंने कल सोल्यूशन देखा हो, इसके मैंने परसेंटेज ऐसे निकाली है कि 18,000 का खर्चा हो गया है और टोटल 18 जमा 15 कितना आता है वैसे कैलकुलेटर के बगैर बताएं? 33। तो इनिशियल अंदाजा 30 का था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल अंदाजा था मेरा 30 का, लेकिन मैं परसेंटेज कैसे निकालूं? लेटेस्ट अंदाजे की बेस पे या इनिशियल अंदाजे की बेस पे? लेटेस्ट अंदाजे की बेस पे। तो कितना खर्चा हो गया, कितना होगा, तो इससे परसेंटेज मैंने निकाली हुई है। सोल्यूशन आप जाके देखिएगा इस तरह परसेंट। लेकिन इस सवाल में बताएं क्या मसला है? इस सवाल में बताएं क्या मसला है?
एंटिटी को पता ही नहीं चल रहा क्या करना है भाई। ऐसी सूरत में फिर आप पी एंड एल मुझे बना के दें। वो जो पी एंड एल हम बनाते होते थे, किधर रह गया, कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है ये? ऐसी सूरत में पहले ये लिखें आप, एक्चुअल 12 है, रिमेनिंग का मुझे नहीं पता। वैसे शुरू में तो पता था ना, लेकिन साल के बाद मसला हो गया। ऐसे ऐसे ना करने तो ये एक लगानी है। क्लास किधर होता है क्लास में? सोया भाई, हमने कभी छुट्टी की है? तो लिखें, शुरू में तो पता था 20 मिलियन होने, लेकिन अब ईयर एंड पे नहीं पता टोटल कॉस्ट कितनी होनी है। शुरू में तो पता था 20 मिलियन होना है, लेकिन अब ईयर एंड पे नहीं पता टोटल कॉस्ट कितनी होनी है। इसलिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकाल सकते। अब बनाएं पी एंड एल जो हम बनाते होते थे। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, परसेंटेज नॉट नोन। आप बताएं टोटल कॉस्ट कितनी होनी है। यहां हम टोटल कॉस्ट लेते थे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी होनी है माय डियर? टोटल कॉस्ट एक्सलेंट, पता नहीं क्यों 12 हो गई, लेकिन अगर इनिशियल अंदाजे की बेस पे लगाएं 8 और होनी थी, लेकिन क्या हुआ है? मैनेजमेंट इज, तो अब तो पता ही नहीं ना फ्यूचर में कितनी होनी है। अब क्या करें फिर? मजबूरी में जो कॉस्ट हुई है उसी को कॉस्ट ले लें यहां पे, और द रेवेन्यू विल बी बुक्ड अप टू कॉस्ट। जब भी ये आ जाएगा तो रेवेन्यू कितना बुक होगा? अप टू कॉस्ट। कितना हो गया? 12। हालांकि रेवेन्यू वैसे ज्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए था 25 पे परसेंटेज लगा के, लेकिन क्या करें अब? ये लाइन आप लोगों ने लगा ली है, परसेंटेज नॉट नोन है, तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे? अप टू कॉस्ट। चलें जी, सवाल खत्म हुआ, एंट्रीज करा दें। 3 एंट्रीज बनेगी, बोलें कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट या डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। पता नहीं सवाल में उसने बताया ही नहीं हुआ, क्योंकि एंट्री तो मांगी नहीं ना उसने। कैश या डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 12 से। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री 12 से। लेकिन एक एंट्री हम और करते होते थे क्वेश्चन से उठा के, इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 12 से। क्या हुआ जी? 12 की बारात आई है। जितना खर्चा हुआ उसी को एक्सपेंस में डाल दिया और उसी को रेवेन्यू में डाल दिया, क्योंकि परसेंटेज नोन नहीं थी। मतलब अगर सवाल में ये ना लिखा होता ना कुछ हो, तो टाइम बेसिस भी फिर लगा सकते थे। वैसे बेहतर है टाइम बेसिस की बजाय 12/20 किया जाए, कॉस्ट की बेसिस बेहतर है वैसे।
ओके, तो अगर ये लाइन ना लिखी होती तो 12 डिवाइडेड बाय 20 परसेंटेज निकल आती। जब परसेंटेज निकल आती तो फिर हम 20 पे परसेंटेज लगाते और 25 पे परसेंटेज लगाते। रेवेन्यू पे अलग परसेंटेज लगाते, कॉस्ट पे अलग। तो क्या लिख के आएंगे भाई? एज एनी एल इज नॉट एबल टू रीजनेबली मैयर द बट एक्सपेक्ट्स टू रिकवर कॉस्ट, देयरफॉर वी शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकम, जब तक कि रीजनेबली पता ना चल जाए। सो रेवेन्यू सिर्फ 12 का रिकॉर्ड करें। अच्छा, एक सादा सा सवाल है, ये IFRS 15 टाइप तो नहीं है, आसान सा ही है, आप खुद बता दें क्या करना है इसका। पॉइंट 1, Kareem Industries Limited has sold a machine on credit to Yavar Engineering. Kareem entity है. The machine would be used by Yavar if it is able to secure a contract for providing services to AMZ and Company. करीम लिमिटेड ने यावर को बेची है, ये को तीसरा बंदा आ गया था ना, तीसरा बंदा आ गया है। करीम ने यावर को बेची है और यावर कहता है मशीन है ना कोई, यावर कहता है द मशीन वुड बी यूज बाय यावर इफ इट इज एबल टू सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये मैं मशीन उस वक्त यूज कर सकूंगा जब मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लूं। KEL ने कहा ठीक है, तुम वापस कर देना मशीन एट 90% ऑफ प्राइस, यानी कि 10% पैसे में तुम्हारे काट लूंगा, मशीन तुम्हें वापस कर देना इफ वाई फेल्स टू सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट। ओ, सेल हो गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं या ना करूं? एक्सेलेंट, नो सर, वेल डन। ये वजह है रेवेन्यू में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मे बी रिटर्न। तो रिटर्न अभी तो सवाल ने बताया नहीं कि अगले ने पसंद किया या नहीं, और अगर अगले को लिखा होता फुल स्टॉप के बाद कि अगले को अगले से सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मिसाल के तौर पे मैं दुकान पे जाके खरीदता हूं वैक्यूम क्लीनर, मैं दुकान पे जाके वैक्यूम क्लीनर खरीदता हूं, दुकानदार को कहता हूं कि अगर कॉलेज वालों ने मुझे वैक्यूम क्लीन, अगर कॉलेज वालों ने मुझे सर्विस लेने का एग्री कर लिया तो ठीक है, वरना तेरा वैक्यूम क्लीनर वापस। उसने कहा ठीक है वापस कर देना, यू मे रिटर्न इट। बताएं दुकानदार ऐसी सूरत में सेल बुक करे या ना करे? मुनासिब है बुक ना करे। हाँ, अगर सवाल कहते कि बहुत चांस है और वो वापस नहीं लाएगा, वो फिर और बात है, लेकिन आम हालात में सेल बुक ना करें। वैसे 10% सेल बुक ना कर लें, नहीं नहीं 10% फिर भी सेल बुक ना करें, वो कोई मसला नहीं। 10% पैसे को तब सेल में डालिएगा जब कभी कंफर्म हो जाए कि वो चीज वापस ले आया, फिर उसका 10% पैसा जब्त कर लीजिएगा। तो लिखें, दो मशीन इज डिलीवर्ड बट कस्टमर कैन रिटर्न इट। दो मशीन इज डिलीवर्ड, लेकिन क्या मसला है बताएं? कस्टमर कैन रिटर्न इट, देयरफॉर कॉस्ट की क्लास से आ रहे हैं, देयरफॉर no revenue will be recorded until AMZ is, sorry, until YE is able to secure the contract, until YE is able to secure the contract। लेकिन एक लाइन लिख लें, if it is unable to secure the contract, फिर क्या करेंगे? हाँ, if it is unable to secure the contract, then Y will return the machine and we will record %10 as revenue।
चलें जी, ये बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह। क्वेश्चन 28 में वो अब मैंने सही करके आपको सोल्यूशन भेज दिया था। लैंड उसी दिन के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी जिस दिन गुड्स मशीन बिकी है। हाँ, 31 जनवरी वाली डेट पे लैंड 31 जनवरी वाली डेट के ऊपर ही रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। और रेवेन्यू बैलेंसिंग आता है। निकालें जी सवाल, क्वेश्चन बैंक का सवाल निकालें तीसरा, और मुझे बताएं कितने वादे हैं, बस एक न्यूमेरिकल करें। पेज नंबर बताएं, क्वेश्चन बैंक का तीसरा सवाल, स्टडी 136। इसमें ना सवाल में गलती है, वो डब्बा बनाते हुए होगी थी, वो सही कर लें भाई। तस्वीर खींचो। ये 8 लाख इन दोनों के साथ है, मतलब कि ये डब्बा इस तरह बना हुआ है, ये इस तरह डब्बा बना, मतलब ये 8 लाख इन दोनों के साथ है, 4 लाख और 2 लाख के। वरना तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वरना ये 8 लाख सिर्फ मशीन्स के साथ लग रहा था देखने में। फॉर्मेटिंग एरर है। चलें जी, 3 आइटम्स के नाम बताएं। कार्ड प्रिंटिंग मशीन, लैमिनेटर और पढ़ें जी। ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स। तो कितनी चीजें हो गई? 3। ऐसा ना करें ना, एक ही चीज है, प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन। एक चीज है ना, मैन्युफैक्चर एंड सेल प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन, एक चीज है। और अब दूसरी चीज बताएं, विद लैमी। अब मशीन और लैमिनेटर में फर्क बताएं, किसी को पता हो। मतलब मशीन वो होगी जिससे कार्ड प्रिंट होता है, लेमिनेटर नहीं होते थे वो, आप उसके अंदर कार्ड को रखते थे और करते थे, वो गर्म होके, लेमिनेशन मशीन नहीं देखी हुई, इस्त्री की तरह गर्म होके कार्ड को वो चारों तरफ से कर देती है। तो 2 चीजें बेचता है, प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन भी बेचता है और लेमिनेटर्स भी बेचता है। ये विद लेमिनेटर का मतलब ये नहीं होता ये एक वादा है, क्योंकि मशीन और लेमिनेटर अपनी जात में अलग अलग चीजें हैं। मशीन से कार्ड प्रिंट होके बाहर निकलेंगे और लेमिनेटर उनको गर्म करके जो है चारों तरफ से कवर करेगा। A machine specific printing software is provided as a must part of machine। हाँ, ये फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर iOS की तरह आई ऐप इसका पार्ट है, यानी और अल्लाह का शुक्र है इसने सॉफ्टवेयर का डेटा नीचे अलग दिया भी नहीं। सॉफ्टवेयर जैसे ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको 16 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो दिस सॉफ्टवेयर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस। तो अलग से ये 16 जो लिखा हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर अलग से नहीं आपको कहीं से मिल सकता, तो इसलिए ये एक ही वादा है। तो इस वजह से उसने एक लाइन लिखी है, कहते हैं अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड एज अ मस्ट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन। तो इसलिए प्रिंटिंग मशीन और सॉफ्टवेयर एक ही वादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने आगे जाके सॉफ्टवेयर का डाटा भी नहीं दिया, तो ये लाइन वैसे ही इनसिग्निफिकेंट हो गई थी। तो ये चीजें अपनी जात में ही अलग अलग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो दूर की बात। BL ऑल्सो सेल्स, ओए होए चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक तो मशीनें बेच रहे हैं, दूसरा लेमिनेटर बेच रहे हैं, मशीन में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो खैर है। BL ऑल्सो सेल्स प्लास्टिक कार्ड्स इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। जिसको इंपोर्टेड कार्ड चाहिए तो कार्ड भी हम बेच देते हैं, वो जबरदस्त किस्म का। ये LGS बीकन हाउस वालों को अगर कार्ड चाहिए तो फिर महंगे थाईलैंड के कार्ड आपको हम दे देते हैं। बच्चों के इधर लगाएंगे लेवल, बच्चों का ऐसे लोग करीब से गुजरे, क्या कार्ड पहना वैसे। एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है ये गाड़ी में टायर लगा लो, ये उसने कहा क्यों? कहा जब ऐसे मोड़ के खड़े करोगे ना टायर, जो गाड़ी की लुक आया। इस तरह बातें ज्यादा देर सुनी नहीं जाती ऐसे। BL agreed to supply the following to proud learners। स्कूल होंगे ना, कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क। 15 मशीनें जो कि स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो भी ले जाओ,
8 लेमिनेटर ले जाओ, वुड रिक्वायर 30 days टू डिलीवर, और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड थाईलैंड के बुस्से पे पड़े हैं, सॉरी फ्रेश पड़े हैं हमारे पास, वो भी ले जाओ। लेमिनेटर में 30 दिन आपको इंशाल्लाह 30 दिन तक दे देंगे। ये वाला रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? एट अ पॉइंट, ये वाला एट अ पॉइंट इन टाइम, और ये ओवर टाइम। यानी अगर 15 दिन बाद ईयर एंड आ गया और हम उसके लिए लेमिनेटर बना रहे हुए तो जितने बन गए हुए, पता नहीं अजीब सी बात करें, ओवर टाइम, और वो कह रहे कि ये पड़ा हुआ है, ये लो, ये पड़ा हुआ है, ये लो, ये तस्वीर देख लो, ये 30 दिन बाद ले जाना। आप कह रहे हैं ओवर टाइम। और लेमिनेटर क्या है? लेमिनेटर जैसे जैसे वो दे रहा है 30 दिन में, मैं वैसे वैसे लेमिनेटर खा रहा हूं, रिसीव एंड कंज्यूम। वो मेरे इलाके में आके लेमिनेटर बना रहा है, या अपने खुद लेमिनेटर बनाएगा या मंगवा के देगा? वैसे कौन है मेन्यू लेमिनेटर बनाएगा? वो गुड, वो लेमिनेटर बनाएगा, जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे मेरा कंट्रोल ट्रांसफर होगा, या अपने प्रेमिसेस में बनाएगा? और तीसरा सवाल, नहीं, लेमिनेटर स्पेशल नेचर कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो लेमिनेटर इसको नहीं उसको भेज देगा, प्राउड लर्नर नहीं फारग लर्नर को भेज देगा। किसी को भी भेज दें, प्राउड, सुपीरियर। और अच्छा, a lump sum price of 9200 इज तय, 9200 की लंप सम प्राइस तय हो गई है। चलें ट्रांजैक्शन प्राइस लिखवाएंगे 9200। वादे बताएं, क्या ये तीनों वादे अपनी जात में अलग अलग हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एंटिटी इसका गोद कनाला बना के तो नहीं दे रही? एंटिटी इज इंटीग्रेटिंग द मशीन विद लैमिनेटर विद प्लास्टिकाइज्ड कास्ट टू प्रोड्यूस अ गुड गोद कनाला। No, these are inputs to produce a combined output, or these are separate outputs? क्या एंटिटी किसी एक चीज को दूसरी चीज को मॉडिफाई करने में इस्तेमाल कर रही है? और हाईली इंटररिलेटेड तो मैंने आपको कहा चीजें होती ही नहीं, हाईली इंटररिलेटेड नहीं होती, छोटी बहुत ही इंटररिलेटेड हो सकती हैं कि मशीन से कार्ड निकल के लेमिनेटर मशीन में आएगा, लेकिन लेमिनेटर बाकी लोग भी देते हैं, कोई हाईली इंटररिलेटेड नहीं है कि अगर ये मशीन होगी नहीं तो लेमिनेटर क्या करेंगे, और ये इससे कोई मसला नहीं है। तो हाईली इंटररिलेटेड तो वैसे भी वो चेक नहीं करता कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया हुआ, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है, वो सवाल कभी बताएगा हाईली इंटररिलेटेड है, वरना चीज़ें कभी भी हाईली इंटररिलेटेड नहीं होती। चलें 9200 और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस लिख लें, कौन कौन सी बताएं? नहीं, 15 मशीन्स माय डियर, हर एक की क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, जो क्वांटिटी आएगी उसी की उधर आएगी प्राइस। 15 मशीन 92 लाख की, 8 लेमिनेटर भी उसमें शामिल है 92 लाख में, और 1 लाख कार्ड्स भी। ये सवाल मैं इसलिए करवाता हूं कि तीनों की क्वांटिटीज अलग अलग हैं, तीनों की क्वांटिटीज अलग अलग हैं। चलें यहां क्या लिखना है? स्टैंड अलोन। Ote, do tell me how to move next. Cost and list price. Cost and list. अच्छा, उधर कॉस्ट उधर लिखा था, लिस्ट पे देते हुए उसने प्राइस पहले दे दी, कॉस्ट है बड़ा तेज है। अच्छा, तो ये इनकी कॉस्ट है और ये इनकी लिस्ट प्राइस है। 12 रुपए का थाईलैंड का कार्ड हमारे से बनवा लेता, 12 रुपए वाला। ओके, 4 लाख रुपए की प्रिंटिंग मशीन बनाई है और 2 लाख रुपए के लेमिनेटर बनाए हैं, और दोनों बेचे कितने के? 8 लाख के। आमतौर पे ये तो लम सम 92 लाख एग्री हुए ना, ये स्टैंड अलोन प्राइसेस होंगी। BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट लेमिनेटर। प्रिंटिंग मशीन वैसे लेमिनेटर के बगैर नहीं बेचते। हाउएवर, इन ऑर्डर टू गेट दिस ऑर्डर, BL वेंट अगेंस्ट इट्स पॉलिसी, अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गई है। ये
प्रिंटिंग मशीन नहीं बेचती लैमिनेटर के बगैर, लेकिन इधर इसने असल में प्रिंटिंग मशीन्स बेची हैं लैमिनेटर के बगैर। कुछ प्रिंटिंग मशीन्स लैमिनेटर के साथ बेची हैं, बल्कि मुझे तो साथ भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये अभी दे दी थी और लैमिनेटर का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है। तो कहते हैं हम बेचते नहीं होते, वैसे जब भी बेचते हैं इकट्ठा बेचते हैं, लेकिन इस दफा हमने अलग अलग बेचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने अलग अलग बेचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज इससे फर्क पड़ेगी कि दोनों की प्राइस जुदा जुदा पता नहीं है एंटिटी को, क्योंकि एंटिटी जब भी बेचती है एक साथ बेचती है। किस चीज को? मशीन, और इसलिए उसने ये 8 लाख दी हुई थी। ये इनकी स्टैंड अलोन प्राइस है। ये क्या प्राइस है? स्टैंड अलोन प्राइस है। किसकी? आइटम टम, एक मशीन और लैमिनेटर 8 लाख का बेचते हैं हम। बनाते कितने के? 6 लाख का, और बेचते 8 लाख। लेकिन हमें तीनों की चाहिए, सवाल ने सिर्फ अभी तक दोनों की इकट्ठी दे दी है। देयर इज अनदर सप्लायर ऑफ इंपोर्टेड कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन। वो बेच रहा है वैसे किस चीज को बेच रहा है? 7.5 लाख। अकेली मशीन को, आइटम को। इन मोस्ट रिसेंट कस्टमर सर्विस, प्रिंटिंग मशीन ऑफ BL इज गिवन अ फारग रेटिंग 7 आउट ऑफ 10, लेकिन हमारे कंपेटिटर्स की रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। और जहां तक ताल्लुक है लैमिनेटर्स का, तो उसका मार्केट में कोई सप्लायर नहीं। चलिए मशीन्स को तो पहले फिर फारिग करें ना। मशीन्स की स्टैंड अलोन प्राइस निकालें। कैसे निकाल सकते हैं मशीन की स्टैंड अलोन प्राइस? आपके ख्याल से वो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आपको मशीन की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए? हाँ, वो कॉस्ट प्लस अप्रोच की तरफ नहीं, रेजिडुअल अप्रोच की तरफ नहीं, मार्केट असेसमेंट अप्रोच की तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो सवाल पढ़ के जज किया करें कि वो किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। वैसे दोनों कितने के बेचते हैं हम? लेकिन हमारा कंपेटिटर खाली मशीन कितने की बेचता है? 7.5 लाख की, और उसकी रेटिंग। चलें करें, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालें मशीन्स की। बताएं। 7 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, डिवाइडेड बाय 7 नहीं, गलती कर रहे हैं आप लोग, डिवाइडेड बाय 9, ये उसकी रेटिंग है, और हमारी रेटिंग मतलब अभी से बेशक कंट्रोल कर लें सवाल को, अभी से कंट्रोल कर लें, मतलब रुपीज इन थाउजेंड में कर लें, वरना पूरा जान लें। 58 रोक लें, अभी से रोक लें सवाल को। 583 आगे नहीं, वो तो ठीक है, आगे एक्सेलेंट, मल्टीप्लाइड बाय 15। वाई? क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस फुल दी हुई। ये आइटम है, एक मशीन, ये 15 मशीनों की नहीं है प्राइस, इनटू 15 मशीन्स, 874 using market assessment approach. Using market assessment approach. The standalone selling price of 1 lakh cards is given. Standalone selling price of 1 lakh cards is given. What is that? What is that? 12. It is given into 1200. Now tell me how I should calculate the standalone selling price of 8 laminators. रेजुलर अप्रोच ट्राई करें, रेजुलर अप्रोच ट्राई करें। तो मेरे ख्याल से रेजुलर अप्रोच सीम्स इनएप्रोप्रिएट। जवाब किस में आ रहा है? नेगेटिव। लिखें सवाल के साथ, लाइक पास पेपर क्वेश्चन 13।
पास्ट क्वेश्चन 13 में भी रेजुलर अप्रोच फेल हो गई थी। मोबाइल निकालें आप जरा, मोबाइल निकालें और इंटरनेट पे आप लिखें कि प्राइस ऑफ लैमिनेटर्स। मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगाएंगे आज हम। मार्केट में देखें लैमिनेटर कितने का मिल रहा है, और एंटिटी का नाम भी डालिएगा, इसका रेटिंग भी देखिएगा। नहीं हो सकता ना, फिर कॉस्ट आप 8 लाख में से माइनस करें, वो भी सॉर्ट ऑफ रेजिडुअल अप्रोच ही बननी है। भाई आप पता है मैंने आप कॉस्ट प्लस अप्रोच लगानी है इधर। पास्ट ईयर क्वेश्चन 13 में भी ये लगाई थी, कॉस्ट प्लस अप्रोच लगानी है। भाई पता है क्या करवा रहे हैं, भाई थोड़ा सा टेक्निकल काम करवा रहे हैं, वो फिर पता नहीं अब आप लोगों को समझ आए ना आए। वो कह रहे हैं 8 लाख इन दोनों की है, तो 8 लाख ज़रब, अब इन्होंने खुद फंस जाना है, क्योंकि 8 लाख ज़रब 15 करें या 8 करें, यहां पे आके इन्होंने खुद फंस जाना है कि 8 लाख का तो एक एक है ना, अब उस 8 लाख को भी पता नहीं तोड़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, या तो बराबर होते फिर तो मेरे ख्याल से इन चक्रों में जाने की जरूरत नहीं। इस तरह नहीं रेजुलर अप्रोच लगानी होती। रेजुलर अप्रोच किस तरह लगानी होती है, टोटल डाटा ले आए, यहां पे रेजुलर अप्रोच लगाएं। तो ये मैं कह रहा हूं रेजुलर अप्रोच है। आप तो थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल गए थे, वो मैंने आपका जवाब दे दिया जी। मुझे बताएं प्रिंटिंग मशीन्स में वो कौन सी अप्रोच हमसे लगवाना चाह रहा था, सवाल पढ़ के हमें क्या पता चला। मार्केट असेसमेंट अप्रोच, समझा करें वो क्या करवाना चाह रहे हैं। दूसरा, किसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गिवन कर रहा था, ये तो इन दोनों के गिवन कर रहा था ना, किसकी गिवन कर रहा था, कार्ड्स, वो तो ले लें। पीछे क्या बच गया, प्राइस उठानी होती, कॉस्ट नहीं उठानी होती, पीछे क्या बच गया, लैमिनेटर्स में मार्केट का डेटा दे रहे हैं नहीं, रेजुलर अप्रोच लग सकती है। जवाब किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो बताएं आप, कॉस्ट प्लस। अच्छा, कॉस्ट में मेरे ख्याल से हमने अब 2 तरीके देखे थे। हमने कहा था या तो इसको इससे देख लें या इसको इससे देख लें, कि क्या बेहतर है। हो सकता है दोनों तरीके से परसेंटेज सेम निकल आए। इधर 7 रुपए बच रहे हैं, इधर 2 लाख रुपए बच रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। समझ रहे हैं बात, नहीं 7 और 2 लाख का मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं। यानी ये 5 रुपए की चीज 12 रुपए की बिक रही है, इसकी तो जीपी बहुत हाई आएगा, और ये 6 लाख की चीज सिर्फ, इसका जीपी बहुत कम आएगा। बताएं कौन सी परसेंटेज निकाल लेते हैं, 6 लाख और 8 लाख का डिफरेंस वाला जीपी यूज कर लें, या 5 रुपए और 12 रुपए वाला जीपी यूज कर लें मिसिंग मार्कअप मार्जिन निकालने के लिए। क्या बेहतर क्या है, कार्ड्स वाला तो रहने ही दे, मेरे ख्याल से बेहतर है कि इसकी बेस पे निकाल लें। तो निकालें, 4 लाख जमा 2 लाख 6 लाख, तो प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ये मार्जिन निकलेगा। और अगर आप 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो मार्कअप जी 25 एग्जैक्ट 25%। अच्छा, कुछ बच्चे क्लास के बाद आके धोखा खाते हैं कि धोखा नहीं खाना, ये वाला 2 लाख नहीं लिया मैंने। समझ गए, जिन लोगों को पता चला ये कौन सा 2 लाख है, ये 2 लाख नहीं लिया मैंने। व्हाट इज माई ग्रैंड कॉस्ट 6, व्हाट इज माई ग्रैंड कॉस्ट 6, व्हाट इज ग्रैंड सेल प्राइस, व्हाट इज ग्रैंड जीपी, दोनों का जीपी 2 लाख। ये वो जीपी लिया है मैंने 2 लाख। ये 2 लाख कौन सा क्या लिया है मैंने, ये 2 लाख मैंने ये लिया है, ये 8 लाख और 6 लाख का डिफरेंस, ये वाला 2 लाख लिया, ये 2 लाख मुझे बचा। डिवाइडेड बाय अगर 6 लाख कर दूं तो मार्कअप, डिवाइडेड बाय 8 लाख कर दूं तो मार्जिन 25%। लेमिनेटर बने कितने के, कॉस्ट, एक लेमिनेटर 2 लाख में बने, डिवाइडेड बाय इक्वेशन क्या बनी, मार्जिन निकाला है ना, बताएं, मार्जिन निकाला है ना, बताएं 2 लाख डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय, जी ये क्या आएगा 267, आगे जो भी आ जाए, ये क्या आएगा
एक लैमिनेटर की स्टैंड अलोन प्राइस यूजिंग कॉस्ट प्लस अप्रोच, बट प्लीज मल्टीप्लाई इट विद 8 2136. सो किस स्टेप की रिवीजन हुई? हाँ जी, कौन सा स्टेप? नहीं, मैं स्टेप पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे उस स्टेप के अंदर सब टॉपिक बता रहे हैं. स्टेप 4, एलोकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो. आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, नो. डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, नो. एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, यस. एलोकेट करना ट्रांजैक्शन प्राइस चैलेंज था. जवाब 1208. Now calculate the transaction price. Triple 6 0 1 6 9 1 3. आगे अच्छा, वो उसको टोटल मतलब 4 है, ये लोग 3 इसलिए लिखवा रहे हैं कि बराबर आ जाए. खैर है, 4 वाले में ज्यादा सही है इस वजह से कि वो एज इट इज कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं. वो इन चक्रों में नहीं पड़े कि 0 बराबर आता नहीं आता. ओके, अब इसके ऊपर अगर आए थ्योरी का सवाल तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 सफ़े तो मैं भी इस पे लिख के आ सकता हूं. 4 से 5 सफ़े इसके ऊपर तो मैं भी लिख के आ सकता हूं कि ये थ्योरी का सवाल अगर आ जाए. ये सारे स्टेप 5 स्टेप में डिस्कस करके इसका थ्योरी का सवाल जो है वो इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर सकता हूं. कैसे? वैसे तो सवाल ने पूछा नहीं हुआ, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूं. In this case, the contract is identified because parties have approved and each party's rights can be identified, payment terms are clear, there is a commercial substance and probability of receipt. Therefore, the contract is identified. Okay, next. As far as the performance obligations are concerned, all of these 3 things are capable of being distinct because customer can take benefit from all of these on its own or together with other resources that are readily available. The fact that our seller or other sellers are selling it regularly is an evidence that these things are capable of being distinct. However, further, these are also distinct in the context of contract. बल्कि लिखते होते थे हम further, entities promise to transfer these is also separately identifiable because entity is not providing significant integration services, entity is not modifying goods, and these are not highly inter. Therefore, there are 3 separate performance obligations, that is laminators and machine and cards. Determine the transaction price. There are no penalties on late delivery and no discounts on early delivery. There is no existence of significant financing component. No non-cash consideration is received. Rather, we will only receive 90, 200. Chikre stories. And further, there is no consideration payable by seller to customer. So the transaction price will be calculated in simple way that is given in the question 90, 200. As far as the allocation of transaction price is concerned, the standalone selling price of only cards is given, which is rupees 12 per card.
However, the standalone selling price of machines and standalone selling price of, you are getting it what I am saying? So the standalone selling price of machines and laminators is not given in the question. So now we have three approaches in this regard as told by teacher in class: adjusted market approach, expected cost plus approach and residual approach. And अगर आपने बात बहुत लंबी छोड़नी है, in adjusted market approach and we do this, and in expected cost plus approach and in residual approach we do this. ये लिखने के बाद फिर उसके बाद the data regarding the market is available in respect of machines. Therefore, we will use market assessment approach in this case. And by calculating all this, the standalone selling price of 15 machines is 8745. The residual approach seems inappropriate for laminators because it is giving a negative standalone selling price. So now we are only left with the expected cost plus margin approach. Though the margin in the question is missing, but we will calculate it using the data available in question, cost of sale ko samne rakh ke, which is 25%. So after calculating this, we will use 2136 as standalone selling price. And this transaction price will be allocated amongst the standalone selling price. Bas, this will be allocated. Isko allocate kar diya jayega. And the revenue will be recorded at a point in time. Revenue will be recorded as a point because none of the goods are being simultaneously received and consumed. Entity's performance is not creating an asset which is controlled by customer, and entity's performance is not creating an asset with a use to entity. So none of the overtime criteria is met here. Therefore, for all of these three items, the revenue will be recorded at a point in time. That is, for 15 machines and 1 lakh cards, the revenue will be recorded at a point in time, that is at the time of delivery, which took place today. But as the delivery of laminators was made 30 days later, so its revenue will be recorded at 30th day. Its revenue will be recorded at 30th day. But if there would have, अब तो 6-7 सफ़े मैंने पूरे करने हैं, but if there would have been a right to return, then while selling these all of things, we must estimate based on our past experience that how much goods are expected to be returned. But if we have no past experience, then no sale should be recorded at all, and all amount received should go to contract liability account until the time to return the goods expires. जो पास पेपर क्वेश्चन 5 में तीसरे दिन सवाल किया था, जहां अंदाजा ना हो तो वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सारा ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में निकाल दिया जाता है. फर्दर माय डियर एग्जामिनर, as far as the presentation is concerned, you have not told me that there is an unconditional right or conditional right. You have not given me the payment terms, so I cannot comment on presentation. But if there would have been a discount voucher given to customer at this time, then I would have estimated that how much chance was there that he will avail the discount. And then in that case, there would be a separate line item which will be used here, a discount voucher. And we will calculate the standalone selling price of discount voucher. And my dear examiner, similar for customer loyalty program. But you have not given me the data of customer loyalty program. बस करते काफी होगी. My dear examiner, what I think that there are always costs to obtain contract. There are always costs to, and they are incremental as well as not incremental. If you would have given me the bid preparation cost and you would have given me the traveling cost, I would have charged due to that expenses unless it is explicitly recoverable from customer. And any cost to win the contract, any commission paid to win the contract should have been capitalized as a cost of inventory and amortized as and when the revenue is recorded. But if the revenue is recorded in our year,
that incremental cost should also have been charged to expenses. But I am very lucky that you have not given me the data of cost to obtain contract. Rather the contract is obtained बार. ठीक है, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. तो ये तो फिर मेरे ख्याल से अगर 7-8 नंबर का है तो स्टेप 2 लिख के आना पड़ेगा. एंड एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस. ये तो न्यूमेरिकल है. एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इज न्यूमेरिकल. आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ थ्योरी सवाल. इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस. There are 3 performance obligations because customer can take the benefit from all of these on its own or together with the resources. Further, entity is not integrating or modifying the goods. Therefore, these are also distinct in the context of. So, therefore, there are 3 separate performance obligations. अच्छा, इस सवाल के अंदर requirement डालें. The goods are, the machines and cards are sold on. The machine and cards are sold on Yakam June. और एंट्रीज करें. The machine and cards are sold on Yakam June. Full stop. The unconditional right to receive the money was established five days before the delivery. The unconditional right to receive the money was established 5 days before the delivery. And full price is received before 2 days of delivery. And full price is received before 2 days of delivery. अच्छा, ये डिलीवरी से मुराद मेरी क्या है? डिलीवरी से मुराद मेरी वो नहीं है लेमिनेटर्स. डिलीवरी से मुराद मेरी क्या है? डिलीवरी ऑफ मशीन एंड प्लास्टिक कार्ड्स. डिलीवरी से मुराद मेरी क्या है? मशीन एंड प्लास्टिक कार्ड्स. इसको क्लियर भी कर लें, लिखें कहाँ है? मशीन एंड कार्ड्स आर सोल्ड ऑन यकम जून. अनकंडीशनल राइट वाज एस्टेब्लिश्ड 5 days बिफोर द डिलीवरी. आगे लिखें ऑफ मशीन एंड कार्ड. समझ गए था मैं जो कहना चाह रहा था? ऑब्जेक्टिव वही था, ऑफ मशीन एंड कार्ड. एंड फुल प्राइस विल बी रिसीव्ड बिफोर 2 days ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन एंड, बोले ऑफ मशीन एंड कार्ड. चलें करें, एंट्रीज करें. यकम जून से 5 दिन पीछे की डेट डालें और एंट्रीज करना शुरू करें. यकम जून से 5 दिन पहले की डेट डालें और एंट्रीज करें. क्या डेट बनेगी? इकट्ठे एग्री कर लेते हैं. 26 मई कर लें, 25 मई कर लें, छोटी छोटी चीजों पे ना लड़ा करें. 26 मई कर लें. जी, अमाउंट्स भी निकालो ना. जी, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट कितने से? 9200 से. पैसे कब मिल गए?
28 कर लें, 29 कर लें, जो मर्जी कर लें। 30 मई भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले ना, 30 मई भी कर सकते हैं क्योंकि यकम जून है ना। 29 मई लिख लें, 30 मई लिख लें। जी बोलें। कैश डेबिट डेटा क्रेडिट। माय डियर सीएल कहां से आ गया? प्लीज डेटर्स खत्म करें ना। और सेल कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो। करें यकम जून। बोलें। बजाय कि टेस्ट की डिस्कशन करें, उस तरह का सवाल इधर करा दिया आपको। उसमें भी इसी तरह की लाइनें लिखी हुई थी। जी रेवेन्यू ठीक है, दोनों का अलग अलग क्या जमा कर दें, बस अलग अलग भी कर सकते हैं। 6660। हो लेमिनेटर 30 दिन बाद देने हैं। सवाल ना बदलें, सवाल को तो नहीं मैंने बदला भाई, सवाल ना बदलें। लेमिनेटर तो 30 जून को डिलीवर करने हैं और मैं किस दिन खड़ा हूं? यकम जून को। हाँ बोलें। 3 ऑप्शंस हैं अब। कितना? 757। 3 ऑप्शंस हैं। कैश आ गया हुआ है। डेटर क्यों रिकॉर्ड करें? पहले वो तो पहले का ही सीएल पड़ा हुआ किताबों में। बैलेंसिंग 773। जी आगे। 30 जून को डिलीवरी हुई है। किसकी? ये भी पॉइंट एंड टाइम पे रिकॉर्ड होगा। कितना? 1627। नहीं कैश तो नहीं आया, कैश तो सारा आ चुका हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1627। अच्छा, अब बिल्कुल अलग पेमेंट टर्म्स डालें और दोबारा सॉल्व करें जनरल एंट्रीज। बिल्कुल दोबारा पेमेंट टर्म्स नहीं डालें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3 का पार्ट 3A हमने कर लिया, अब 3B क्वेश्चन बनाएं। यानी क्वेश्चन 3 ही चल रहा है, 3A हो गया, 3B बनाएं। Assume unconditional right to receive money for all goods will be recorded after quality control test of laminators, आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ लैमिनेटर्स। सारी चीजों का अनकंडीशनल राइट बहुत लेट एस्टेब्लिश होगा आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लैमिनेटर, विच विल टेक 5 days। फ्रॉम मैं नहीं बता रहा, वो सवाल से पता चल जाएगा। विच विल टेक 5 days। पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन अगस्त। पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन अगस्त। चल, जून वाली बात अपनी जगह, जून वाली बात लिखनी पड़ेगी दोबारा। वैसे जून वाली बात लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो दूसरा सिनेरियो था ना। जून वाली बात भी लिख लें। मतलब मशीन एंड प्लास्टिक कार्ड्स आर सोल्ड ऑन यकम जून। मशीन एंड प्लास्टिक कार्ड्स आर सोल्ड ऑन यकम जून। चले, अब सवाल पूरा प्रॉपर बन गया। पहले रेवेन्यू बुक करें, जो जो चीज जैसे जैसे बिक रही है।
जी बोलें। यकम जून को रेवेन्यू बुक करें। उनका बताएं ना, अलग अलग बताएं। 666, हाँ जी, 7 3 और डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट जी 7573। आगे 30 जून जी the right to receive money is dependent on something other than passage of time. Therefore, थ्योरी के सवालों में लिखना पड़ेगा, therefore there is a conditional right to receive money which will be presented as a contract asset. However, this contract asset will be de-recognized and debtor will be recognized once the condition is fulfilled. जी बोलें। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट, क्योंकि इधर भी क्वालिटी कंट्रोल डिपेंडेंट है अभी जी 1627। क्वालिटी कंट्रोल 5 जुलाई। रिसीवेबल डेबिट वैसे तो टोटल वही है, चलें खैर है 7573 प्लस 1627 9200। और फिर डेटर से पैसे ले लें। कैश डेबिट अगस्त में जी बोलें 9200। चलें बस एक छोटा सा सवाल करते हैं डिस्काउंट एलोकेशन का। अब और मैंने सोचा हुआ था कुछ कराने, लेकिन अब रहने दें, काफी जितना। अच्छा, एक छोटी सी चीज बता दें, अगर इस सवाल में पिछले में इसमें कोई गलती तो नहीं की थी आप लोगों ने एंट्रीज में? अगर इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होता तो आपको याद है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होता है तो अनकंडीशनल राइट बुक नहीं करते, फिर क्या एंट्री करते? नहीं, यहां क्या एंट्री करते? कोई जनरल एंट्री नहीं, यहां कैश डेबिट और ये वाला सीएल फिर इधर आ जाता ना, मतलब रिसीवेबल क्रिएट ना होता, बस इतना सा होता। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता, याद आ रहे? नहीं याद आ रहा तो लिख लें। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होता तो 30 मई को एंट्री करते कैश डेबिट सीएल क्रेडिट, फिर रिसीवेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को सर्कल लगा के ऐसे। अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होता तो 30 को एंट्री करते कैश डेबिट और सीएल क्रेडिट, कैश डेबिट सीएल क्रेडिट। उस्मान को बुलाओ। हमारी किताब का पहला सवाल कर दें IFRS 15 का और फिर जाएं डिस्काउंट एलोकेशन। जी हैंडसेट, सॉरी दूसरा सवाल हैंडसेट 2 पेज नंबर 2। उस्मान, अच्छा सुको एओपी का सवाल जो है लेटेस्ट टर्म का, उसके दोनों तरह सोल्यूशन मुझे दें प्रिंट निकाल के। एक मिनट लगाएं, डिस्काउंट एलोकेट करें। ऑन यकम जनवरी उमर एंटर्स इनटू अ 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट्स कैसे होनी है? मंथली फॉर अ मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट विद मोबाइल लिंक एंड टर्म्स आर एज फॉलोज। मोबाइल कैसे मिला है? फ्री। कस्टमर को क्या पता है वैसे कि मोबाइल क्या है? फ्री। अच्छा फिर पैसे किसके लेने हैं? फिर पढ़े ना आगे, पैसे फिर किसके लेने हैं?
उमर पेज आ मंथली फी ऑफ 200 विच इंक्लूड्स अनलिमिटेड फ्री मिनट्स। मतलब फिर ये फ्री तो ना हो ना, 200 रुपये आप ले रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड मिनट्स तो बताना चाह रहा था। अब ये तो फ्री ना हुए ना, तो मिनट्स के कितने पैसे ले रहे हैं? 200। फिर ये फ्री तो ऐसे ही बस उसने डाला है, मतलब अनलिमिटेड मिनट्स हैं। मतलब कितने रुपए में? सिर्फ 200 रुपए में। उमर इज बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड ही पेज द बिल ऑन द 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जी बताएं। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2, कभी भी सवाल को लंबा खींचना हो तो पांचों स्टेप लगा दीजिएगा। स्टेप 2 आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस। नंबर 1 हैंडसेट एंड नंबर 2 अनलिमिटेड मिनट्स यानी सर्विसेज। तो लिखें, कस्टमर को तो हम बता रहे हैं मोबाइल फ्री है, लेकिन अगर 12 अखबारों के साथ एक घड़ी फ्री दे दे अखबार वाला, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि घड़ी फ्री है। कस्टमर के तो 2 ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। घी के डब्बे के साथ केचप का साशे फ्री है, इसका मतलब ये नहीं केचप का साशे फ्री है। दुकानदार के कितने वादे हैं? 2। दुकानदार कहता रहे फ्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड कहते तुम ये बेच रहे हो चीज, दुनिया में फ्री नहीं होती चीजें। डन। अच्छा जी, आप बताएं ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस होती है जो कस्टमर से तय हुई है। मोबाइल के पैसे लेने नहीं है और सर्विसेज के पैसे लेने हैं। कितना अरसा? ये ऊपर से पकड़े ना, तो 200 ज़रब 12 2400। चले आगे। कस्टमर में परचेज द सेम हैंडसेट, ये तो पेमेंट टर्म्स है ना, आगे वो एंट्रीज करते हुए देख लेंगे। कस्टमर में परचेज द सेम हैंडसेट फॉर without the entity may also enter into a payment plan without handset 170 into 12। So this is the standalone selling price. Now अच्छा एक लाइन वो आई के वैसे लिख के आ रहा है, now transaction price is less than standalone selling price। ये लाइन भी आई के लिख के आ रहा है, यानी कि transaction price is less than selling price। So now we will allocate the discount amongst 2 performance obligation। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस वो होती है जो किससे तय हुई है? कस्टमर से। कस्टमर से हमने 2400 ही तय किया। जवाब 40 460 1938। अच्छा जी, on Yakam January, Umar enters into a 12-month pay monthly contract for a mobile phone. Umar receives mobile on Yakam January। बोलें, रेवेन्यू बना लें। यकम जनवरी 24 मोबाइल ट्रांसफर होगा एट अ पॉइंट इन टाइम। बताएं। सबर सबर सबर, रेवेन्यू कितने से? किसका? मोबाइल का। अच्छा सबर सबर, 31 जनवरी 24 महीने बाद या साल बाद? पे मंथली है ना, महीने बाद। रेवेन्यू कितना? 19 इंटू 1/12 या डिवाइडेड बाय 12? इंटू 1/12। चलें 162। उमर इज बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, यानी उससे मैं पैसे मांग लिए हैं लास्ट डे ऑफ मंथ। कितने?
भाई ये कस्टमर से कहानी चल रही होती है डेटर की, यही तो सवाल रोक के रखा हुआ था हमने। ये कस्टमर से कहानी चल रही होती है डेटर की, किसी को पता है? डेटर वाली कहानी कस्टमर से चल रही होती है। उसको इल्हाम होने वो तो कस्टमर समझ रहे हैं मुझे फ्री मोबाइल मिला है, लेकिन एंटिटी की काउंटिंग हो रही है ना। तो बताएं रिसीवेबल कितने पे बुक करूं? 200। और कैश बताएं 5, प्लीज 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 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ 5। उसके बाद आगे 12 महीने की एंट्रीज भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो मैं नहीं करा, मैं सिर्फ पहले महीने की कर रहा हूं। बोले कैश कितना? इस पे तो कोई कोई लड़ाई ना करे मेरे से, कैश तो 200 है। और अगर आपने डेटर रिकॉर्ड ना किया होता 200 पे, इधर पता नहीं फिर आपने क्या खिचड़ी में पचानी थी। तो डेटर 200। तो मैंने आपको अक्सर कहा है कैश की एंट्रीज और रेवेन्यू की एंट्रीज में खुदा के लिए कभी पेपर में गलती ना करके आइएगा। हमेशा कैश की एंट्रीज भी सही कीजिएगा, रेवेन्यू की भी। बाकी बैलेंसिंग में लड़ाई हो सकती है हमारी आपकी, उसकी वजह से पासिंग मार्क्स नहीं आने। पासिंग मार्क्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, नोट करें यहां तक। If the mobile is free, then why I am recording revenue? Because I am telling to customer it is free. I am telling to customer it is free. हालांकि ये फ्री नहीं है, मैं उससे जो है वो मोबाइल के पैसे भी ले रहा हूँ उसी में डाल के बिल में, वो जो 200 रुपए हैं, और उससे साथ उसके सर्विस के पैसे भी। ये तो धोखा है। अगर कभी कोई फ्री चीज आ जाए ना पेपर में, उसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझिएगा। सर आप सैंडविच लेने आए हैं और बर्गर लेने आए हैं, आप बोतल फ्री ले जाएं। सर वो फ्रिज में से खोलें, बोतल फ्री ले जाएं। तो सैंडविच की सेल अलग, बर्गर की सेल अलग, बॉटल की सेल अलग। फ्री उसके कहने से तो नहीं फ्री हो जाती। पॉज करें 1 मिनट बैठ। हाँ देखो मुझे भी कोई लेने आ गया होगा। अच्छा आप बताएं, फ्रिज तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये आखिरत की याद कराते हैं, प्यार से कराया करो। हम सबको लेने आने हैं। अच्छा बोले जी, अब डेबिट क्या करें? वो रेवेन्यू खड़ा हुआ ना उसी जगह। कस्टमर से क्यों नहीं मांग सकते थे पैसे 1 जनवरी को? मुंह से क्यों नहीं कह सकते थे? उसे कहा हुआ था अरे फ्री में मोबाइल ले जाओ, इसलिए जबान पे आवाज नहीं आ सकती थी। तो ये हमने सवाल आखिरी क्लास के लिए रोक के रखा होता है। अगर कभी पहले हम चीज, मैं आ रहा हूं, मैं बल्कि आ रहा हूं, अगर पहले हम चीज फ्री बेचें, पहली वाली चीज फ्री बेचें और अगली चीज के पैसे लें, तो याद रखिएगा फिर फ्री चीज का डेटर नहीं बुक कर सकते। फ्री चीज का डेटर बुक, क्योंकि डेटर होता है जबान की आवाज। तो यहां कंडीशन छुपी हुई है, सर्विस दोगे तो अनकंडीशनल राइट बनेगा। यहां हिडन लाइन लिखें क्या बनेगी, असूल भी बता देता हूं। हिडन लाइन लिखें क्या बनेगी, सर्विस दोगे तो पैसे लेने का अनकंडीशनल राइट बनेगा। क्योंकि मोबाइल तुमने मुझे कैसे दिया हुआ है? फ्री। सर्विस दोगे तो पैसे लेने का अनकंडीशनल राइट बनेगा। यहां हिडन है ये बात। अब एंट्री पूरी कर लें, क्या करें? उससे नहीं मांग सकता मैं, यकम जानी को डेटा डेबिट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट कितने से? 462। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एसेट अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें, एकदम नहीं खत्म होगा, ये 12 महीनों में खत्म होगा। 38 असूल लिख, जब कभी कोई चीज फ्री बेचें और जब कभी कोई चीज फ्री बेचें पहले और दूसरी चीज या सर्विस के पैसे, दूसरी चीज है या हमारे मिसाल में सर्विस है, हाँ दूसरी चीज नहीं हमारे मिसाल में, लेकिन लिख लें, और दूसरी चीज या दूसरी सर्विस के पैसे मांगे सिर्फ कस्टमर से।
तो पहली चीज के बेचते हुए डेटर बुक नहीं करना। वजह बताएं। उससे तो कहा ही नहीं, उसके पैसे तो कही नहीं ना, उसको तो मुफ्त में कहा था। तो पहली चीज बेचते हुए बोले डेटर बुक नहीं करना। जाए सलाम।